स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल काला रेतीला तूफान शव अधिकारी। याओनान सेना की परिधि के ऊपर हवा में घूम रहा था। उसकी नजर आगे की ओर टिकी हुई थी। जैसे ही उसने अंततः ज़ॉम्बी की घनी सेना के बीच सफेद रंग में प्रेत जैसे प्राणियों का एक समूह देखा। सफेद कपड़ों में प्राणियों के चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी अर्धभ्रमपूर्ण आकृतियां किसी भी चीज से आगे बढ़ने में सक्षम थी। ऊपर से वे साथ चल नहीं रहे थे बल्कि हवा में मंडरा रहे थे। मिलते हैं, याओनान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। सेना पूरी गति से आगे बढ़ रही थी। फायर मैजिशियन पूरी सेना के लिए मुख्य मारक शक्ति बन गए थे। जैसे ही व्यापक कवरेज वाली फायर फिस्ट को आगे फेंका गया, हवा में हर जगह जलता हुआ खून और मांस बिखरा हुआ था। भीषण विस्फोटों ने झुलसी हुई भूमि को अनगिनत विस्फोट वाले गड्ढों में भर दिया। लाइट मैजिशियनों का समूह अन्य सैनिकों के साथ पुनः एकत्रित होकर हमारे सामने आए। हेवनली ईगल बैटल मैजिशियन को बुलाया गया, जो सेना के ऊपर हवा में चक्कर लगा रहे थे। वे लाशों के काले ज्वार के बीच विभिन्न दिशाओं में मैजिशियनों की टुकड़ियों को देख सकते थे। जब मैजिक किया जाता था तो रंगीन चमक मित्रों की पहचान करने के लिए सबसे चमकीले झंडे के रूप में काम करती थी, जो अन्य सैनिकों को बताती थी कि वे अपने निर्धारित गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। इंटरमीडिएट लेवल पर फायर मैजिशियनों ने अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि फायर एलिमेंट को अवेक करना लाइटनिंग एलिमेंट जितना ही कठिन नहीं था। इसके अलावा फायर एलिमेंट अपने व्यापक प्रभाव क्षेत्र के कारण इस तरह के व्यापक पैमाने के युद्ध में सबसे प्रभावी था। जैसे ही सेनाएं एक दूसरे के साथ विलीन होने लगी, चमकता हुआ लाल आग का कालीन मनुष्यों के लिए आशा की ओर एक मार्ग की तरह था। ज़ॉम्बी की सबसे बड़ी कमजोरी लाइट थी, उसके बाद फायर थी। जैसे ही आग की लपटें उठी और जमीन जल गई, मस्तिष्क सर्वेंटल लेवल ज़ॉम्बी बस आग की लपटों में चले गए और खुद को आग लगा ली। जादुई लपटें कुछ समय तक बनी रह सकती है। जलता हुआ ज़ॉम्बी अंततः एक झुलसी हुई लाश में बदल जाएगा, जिससे जीवित लोगों को कोई खतरा नहीं रहेगा। जब मानव सेना ज़ॉम्बी सेना के ठीक बीच में थी, तो चमकदार लपटें ही एकमात्र राह थी जो मानव सेना को मिल सकती थी। हर कोई स्पीलों से उत्पन्न प्रकाश धर्मी ज्वाला की खोज कर रहा था, जिसे अनगिनत इंटरमीडिएट मैजिशियनों ने बुलाया था, ताकि वे मृत्यु की ओर जाने वाले रास्ते पर अपनी दिशा न खो दे। अन्य सैनिक अपनी स्थिति पर आगे है, देखो तुम्हारे आदमी कितने धीमे हैं, याओनान ने कहा। अन्य सैनिकों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित बैटल मैजिशियन शामिल थे। वे हमारी तुलना में बहुत बेहतर है, जिन्हें आखिरी सेकंड में एक साथ रखा गया था, जियांग ने अप्रिय रूप से उत्तर दिया। याओनान ने जियांग की शिकायत को नजरअंदाज कर दिया। उसकी नजर अचानक सेना से उठती विशाल काली धुंध पर टिक गई। ज़ॉम्बी सेना की काली धुंध रेत के तूफान की तरह इंसानों की ओर बढ़ रही थी। इसका लक्ष्य वे मैजिशियन थे जो अभी तक अपने स्थान पर नहीं पहुंचे थे। याओनान ने पाया कि ज़ॉम्बी वास्तव में काले रेतीले तूफान के लिए रास्ता साफ कर रहे थे। कुछ बड़ा होने वाला है, आकाश में स्वर्गीय ईगल बैटल मैजिशियन चिल्लाया। जैसे ही स्वर्गीय ईगल बैटल मैजिशियन ने सिर उठाया, काले रेतीले तूफान से एक मांस के रंग का टिंट कला हवा में उछला। यह एक जीभ या एक हाथ या मांस के एक लोथड़े जैसा दिखता था, जो अनंत तक फैलने में सक्षम था। अजीब चीज अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसने सीधे उस स्वर्गीय ईगल पर वार कर दिया जिस पर बैटल मैजिशियन सवार था। स्वर्गीय ईगल के पास दर्द से रोने का समय भी नहीं था। घातक प्रहार झेलने के बाद उसका शरीर तुरंत अकड़ गया और कुछ ही देर बाद अचानक से हिलने लगा। मार्शल तंबू अचानक एक विशाल तिनके की तरह स्पंदित हुआ। यह स्पष्ट था कि काली रेत के तूफान में कुछ स्थानांतरित हो रहा था। उसी समय स्वर्गीय ईगल सूख गया और सूख गया। उसके पंखों ने भी अपना रंग खो दिया था, जैसे ही पंखों से ढकी त्वचा की एक परत हो जो किसी शव पर कई वर्षों से सड़ रही हो और केवल उसका कंकाल बचा हो। हेवनली ईगल की जीवन शक्ति कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से सूख गई थी।
अब ऐसा लग रहा है कि एक निश्चित स्थान पर कई वर्षों तक लटकने के बाद इसे हवा में सुखाया गया था। हेवनली ईगल बैटल मैजिशियन आतंक से भरे पीले चेहरे के साथ अपने जगह से गिर गया। यह एक शव अधिकारी है, कोई चिल्लाया। हेवनली ईगल बैटल मैजिशियन हमले में बच निकलने में भाग्यशाली था, लेकिन उसका हेवनली ईगल पूरी तरह से मर चुका था। यदि तंबू ने उसके शरीर के किसी भी हिस्से को छेद दिया होता तो वह भी सूखी लाश में बदल गया होता। एक कमांडर स्तर का ज़ॉम्बी? क्या आप गंभीर हैं? हम वास्तव में एक कमांडर स्तर के ज़ॉम्बी के पास पहुंच गए? एक सेवानिवृत्त बैटल मैजिशियन ने चीख निकाली। वे कॉर्प्स जनरल से नहीं डरते थे, क्योंकि जब तक वे सभी एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए इंटरमीडिएट स्पिल फेंकते थे, तब तक वे कॉर्प्स जनरल को उसकी हड्डियों को पीछे छोड़े बिना तुरंत खत्म कर देते थे। आखिरकार उनकी टीम में 40 से अधिक प्रतिभाशाली इंटरमीडिएट मैजिशियन शामिल थे और उनमें से 10 से अधिक के पास फायर एलिमेंट था। हालांकि एक शव अधिकारी की कहानी बिल्कुल अलग लेवल पर थी। भले ही उनके पास इंटरमीडिएट मैजिशियनों की संख्या दोगुनी हो, एक भी कमांडर स्तर का ज़ॉम्बी कुछ ही मिनटों में इंटरमीडिएट मैजिशियनों के अपराजय समूह को कुचल देगा। एक बार जब कोई समूह अपना फॉर्मेशन खो देता है तो ज़ॉम्बी सेना मैजिशियनों को घेर लेती है। ज़्यादा देर नहीं होगी जब मैजिशियन ज़ॉम्बी में बदल जाएंगे या दबकर उनके नीचे मर जाएंगे। हम अन्य दलों के साथ फिर से संगठित होने से केवल कुछ ही कदम दूर है, लेकिन यहाँ अचानक हमारी मुलाकात एक शव अधिकारी से हो गई। अब क्या करें? हमारे समूह में केवल एक एडवांस मैजिशियन है। भले ही अगर हम सभी शव अधिकारी को मारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे पास एक मौका हो सकता है, फिर भी कई सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों लाशें सभी दिशाओं से हमारे पास आ रही है। यदि हमारी सारी मारक क्षमता का उपयोग कमांडर स्तर के ज़ॉम्बी को संभालने के लिए किया जाता है तो लाश अंततः हमें खींच लेंगी। मैजिक एसोसिएशन के मैजिशियनों में से एक ने डर के मारे कहा। कमांडर स्तर के ज़ॉम्बी उनके लिए बहुत बुरे स्वप्न से भी बुरे थे। बस एक ही पूरी टीम को मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी। अब क्या करें? क्या हम यहीं मरने वाले हैं? मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूं। एक संकेत भेजो जल्दी। चलो अन्य दलों से मदद मांगे, उनके पास बहुत सारे एडवांस मैजिशियन हैं। कैप्टन, जल्दी से मदद मांगने के लिए संकेत भेजो। काला रेतीला तूफान करीब आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी जीवन शक्ति इस तरह सूख जाए। मैजिशियन पहले ही घबराए हुए थे। बाज की मृत्यु ने उनमें से हर एक को परेशान कर दिया। जब उन्होंने कल्पना की कि उनका खून, मांस और अंग तिनके की तरह टेंटकले द्वारा चूस कर सुखा दिया जा रहे हैं तो वे कांपने से खुद को रोक नहीं सके। बेकार चुभन, ना केवल आप सभी आगे बढ़ने में धीमे हैं बल्कि नियमित सेना की तुलना में कायर भी है। अगर मुझे पता होता कि शुरू से ही आप सभी इतने बेकार हैं तो मैं असेंबली सिग्नल को फायर करने की जहमत नहीं उठाता। आगे बढ़ना जारी रखे। अपने पंख फड़फड़ाते हुए यावनान ने मजाक उड़ाया। कप्तान, आपके लिए यह कहना आसान है। यदि आपके पास वहां बकवास करने का समय है तो आप इसके बजाय कुछ और स्टार पैटर्न क्यों नहीं बनाते? मैं काले रेतीले तूफान में लाश अधिकारी से निपटूंगा। बस आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करो। यावनान ने अपने सामान्य अंदाज के बजाय ठंडे स्वर में कहा। उसने भीड़ पर नजर डाली। जब उसने आदर्श के समूह को सेना के साथ फिर से इकट्ठा होते देखा तो उन्होंने तुरंत कहा, वाइस कैप्टन, मेरे साथ आओ। चलो उस शव अधिकारी को मार डाले। फक यू, मैं अभी वापस आया हूं। आदर्श क्रोधित शेर की तरह चिल्लाया, फिर भी जोर जोर से हाँफ रहा था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, आप लाश जनरलों, मैं लाश अधिकारी। यावनान ने आदर्श से बात करने में समय बर्बाद नहीं किया। वह अपने पंखों को फड़फड़ाकर आदर्श के पास पहुंचा और उसके कोट के पिछले हिस्से को पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। आपको बस इतना करना है कि आगे आगे
और आगे चार्ज करना है, याओनान ने दल से कहा। याओनान ने आदर्श को अपने साथ लेकर आकाश में ऊंची उड़ान भरी। काली लाश की ऑरा ने पूरे क्षेत्र को ढक लिया। हर कोई केवल उन दोनों को घने खचाखच भरी सेना के ऊपर से उड़ते हुए और काले रेत के तूफान में शव अधिकारी पर हमला करने की पहल करते हुए देख सकता था। वे दोनों, मुझे यकीन है कि उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि वे कैसे बनने वाले हैं, जियांग ने कहा। हाँ, यह एक कमांडर स्तर का ज़ॉम्बी है जिसे मारने में एडवांस मैजिशियनों की एक टीम को भी परेशानी होगी। एक भी एडवांस मैजिशियन और एक एडवांस इंटरमीडिएट मैजिशियन को तो छोड़ ही दे, कायरा ने बेहद चिंतित होकर कहा। इस तरह के युद्ध में किसी को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ता है। कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में उनके लिए परिस्थितियों में आगे बढ़ना उचित है। हम उनके प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आइए सेना के साथ दोबारा इकट्ठा हो। यह सही है, हम अपने दोनों कप्तानों को निराश नहीं करेंगे। हमला करो, उन गंदे प्राणियों को मार डालो। अगर मैं इससे बच गया तो मैं इसे अंडर डेड रैंकिंग में भी शामिल कर सकता हूँ। समूह में आपस में बातें होने लगी। जाहिर है याओनान और आदर्श के हमले की पहल करने की कार्रवाई ने कमांडर स्तर के प्राणी के प्रति उनके डर को खत्म कर दिया था। इससे सेना का मनोबल बढ़ाने में काफी मदद मिली। दूसरी ओर आदर्श को बेहद अप्रिय महसूस हो रहा था। उसे अजगर के दलदल और शेर की मान में धकेल दिया गया। भले ही उसने अभी अभी एक कठिन मिशन पूरा किया था, याओनान ने उसे सांस लेने का मौका तक नहीं दिया था। उसे याओनान से पूछने की इच्छा महसूस हुई कि क्या कमांडर स्तर के प्राणी को उसके पास छोड़ने का उसका पिछला बयान शुद्ध बकवास था। जब आदर्श को युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया तो उसने पहले ही उल्लेख किया था कि वह केवल सर्वेंट लेवल और योद्धा स्तर को ही संभालेगा। यदि कोई कमांडर स्तर का ज़ॉम्बी होता जिसे कोई भी संभाल नहीं सकता तो वह अपनी भागती हुई शैडो के साथ दीवारों पर वापस उड़ने वाला पहला व्यक्ति होता। अंत में वह हजारों लाशों वाली ज़ॉम्बी सेना के ऊपर उड़ रहा था। उनकी छोटी सी आकृति काले रेतीले तूफान के पास से आ रही थी जो उनके ऊपर पहाड़ की तरह मंडरा रहा था। वह मुश्किल कुछ काले तंबू जैसी वस्तुओं को रेत के तूफान के अंदर घूमते हुए देख सका। याओनान, हम शुरुआत के करीब भी नहीं है, मुझे जाने दो। मैं अब भी तुम्हें अपना दोस्त मानूंगा, अन्यथा अगर मैं अंत में एक ज़ॉम्बी में बदल गया तो मैं तुम्हारे सभी बॉयफ्रेंड का बलात्कार कर दूंगा, आदर्श ने श्राप दिया। याओनान ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मैं नपुंसक दिखती हूँ, मेरे यौन अभिविन्यास अभी भी सामान्य है। याओनान ने मुस्कुराते हुए कहा, जो एक चालाक लोमड़ी की मुस्कुराहट से अलग नहीं था। तुम वास्तव में क्या करने की सोच रही हो? मैं तो बस एक इंटरमीडिएट मैजिशियन हूँ। मेरे साथ अपने जैसे एक्सपर्ट की तरह व्यवहार ना करे, जो उड़ सकता है, कूद सकता है और एक ही मैजिक से सैकड़ों ज़ॉम्बी को मार सकता है। आदर्श गुस्सा हो गया। अभिनय बहुत हो गया। 4 एलिमेंट और 2 समनिंग बीस्ट। मैं जानता हूँ कि जब आसपास लोग हो तो आप अपने पास मौजूद सभी चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहेंगे। मैं तुम्हें जानबूझकर अपने साथ लाया हूँ ताकि तुम अपने पास मौजूद सभी चीज़ों का पूरा उपयोग कर सको। देखो, वहाँ बहुत सारे कॉर्प्स जनरल है। मैं अभी भी अपना वादा निभा रहा हूँ। मैं कॉर्प्स ऑफिशियल को खुद संभाल लूँगा, लेकिन कॉर्प्स जनरलों को व्यस्त रखने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, याओनान ने कहा। याओनान ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में फुर्ती से घूमने लगा। 3 से 4 मार्शल तंबू, वही तंबू जिसने पहले बाज पर हमला किया था, उन पर झपट पड़े। फिर भी याओनान उन सभी को आसानी से चकमा देने में कामयाब रहे। एक तंबू आदर्श के निचले शरीर को भी पार कर गया, जिससे आदर्श को न्यूटन के गति के नियम में बाधा डालते हुए अपने पैर पीछे खींचने के लिए मजबूर होना पड़ा। भयानक मार्शल तंबू कोनों को मोड़ने में सक्षम नहीं था। यह आदर्श की पैंट से मात्र सेंटीमीटर चूक गया। आदर्श को अपने पैरों के बीच का क्षेत्र हिलता हुआ महसूस हुआ। उसकी अभिव्यक्ति को अब केवल 1 या 2 अपशब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता था।
शव अधिकारी को मार डालो और उसकी आत्मा का रेमनेंट मेरा है। आदर्श ने बातचीत करना शुरू कर दिया क्योंकि वह जानता था कि वापस लौटना अब संभव नहीं था। याओनान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई समस्या नहीं है, मेरे पास एक कंटेनर है, मैं इसे आपके लिए रखूंगा जब तक आप उन जहरीले ट्यूमर वाले जनरलों से बच सकते हैं। जनरलों की लाश में कौन सा जहर ट्यूमर है? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आदर्श कहने ही वाला था कि मैं उन्हें नहीं देख सकता, तभी याओनान ने उसे जाने दिया और आदर्श को जमीन पर एक छोटी सी ढलान पर फेंक दिया। जगह जगह लहरदार लहरें देखी जा सकती थी, फिर भी कई जगह अभी भी ज़ॉम्बीज़ के साथ रेंग रही थी। आदर्श का 100 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरना मगरमच्छों से भरे विशाल तालाब में पैराशूटिंग करने जैसा था। शुरू में मगरमच्छ केवल अकेले ही धूप सेकने का आनंद ले रहे थे, हालांकि आदर्श की अचानक उपस्थिति ने उन्हें तुरंत चौंका दिया और जब वे उसकी ओर इकट्ठा होने लगे तो उनकी आंखें चमक उठी। आदर्श के पास याओनान के पूर्वजों का अभिवादन करने का भी समय नहीं था। अपनी लैंडिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए उसने जल्दी से फ्लाइंग शैडो डाला और उसका शरीर शैडो में विलीन हो गया। उसके लिए सौभाग्य की बात है कि अभी भी रात का समय था और मौत की प्रबल उपस्थिति थी। वह जब चाहे फ्लाइंग शैडो का उपयोग कर सकता था, अन्यथा भले ही वह उतरते समय ज़ॉम्बी द्वारा काट कर ना मारा गया हो, फिर भी वह कम से कम 1 या 2 पैर तोड़ देगा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, छोटी फ्लेम बेले, जल्दी बाहर आओ और मुझे बचाओ। जब आदर्श ने लाशों को अपनी ओर इकट्ठा होते देखा तो उसकी नजरें गंभीर हो गई। इस बार यह कोई मजाक नहीं था, वह ज़ॉम्बीज़ के बीच बिल्कुल अकेला था। हालांकि अधिकांश ज़ॉम्बी मैजिशियनों की सेना की ओर आकर्षित थे, फिर भी उसके क्षेत्र में ज़ॉम्बी की संख्या चौंकाने वाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कमांडर स्तर का कॉर्प्स अधिकारी बहुत आगे नहीं था और उसके आसपास बहुत सारे कॉर्प्स जनरल थे। उसने कम से कम 5 कॉर्प्स जनरलों को ज़ॉम्बी के छोटे छोटे झुंडों के साथ अपनी ओर आते हुए देखा था। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, तुम उस लंगड़ाते हुए को संभालो, कोशिश करो और इसे पहाड़ी के नीचे ले जाए। दूसरे ज़ॉम्बी को वहां जाने में कठिनाई होगी, इसलिए आप इससे निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। छोटी फ्लेम बेले, मुझे केंद्र में रखकर चारों ओर आग की दीवारें बनाओ। मैं चाहता हूं कि वे एक विस्तृत क्षेत्र को कवर करे और अंतहीन रूप से जले, जितना मजबूत उतना बेहतर। आदर्श ने बचे हुए समय का उपयोग अपनी सांसें संभालने और अपने 2 समन बिस्टों के लिए कार्य आवंटित करने में किया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ को अकेले ही छोटे कॉर्प्स जनरल को संभालने में कोई समस्या नहीं होगी। इस बीच छोटी फ्लेम बेले एक बड़े कॉर्प्स जनरल को संभालने में भी सक्षम थी। फिर भी आदर्श ने उसे अकेले किसी के खिलाफ लड़ने नहीं दिया, क्योंकि उसे अपनी रक्षा के लिए उसकी जरूरत थी। सर्वेंट क्लास ज़ॉम्बी को कम से कम 200 मीटर की दूरी पर रखते हुए हर समय इस तरह आदर्श पूरी तरह से कॉर्प्स जनरल से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।